नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम पढ़ेंगे मालती जोशी लिखित एक और कहानी जिसका शीर्षक है बेड़ियाँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो चलिए सुनते हैं कहानी बेड़ियाँ। बस खचाखच भरी हुई थी। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं थी। जब से बोनस का चक्कर शुरू हुआ है, राज्य परिवहन की बसों में ओवरलोडिंग हो गई है। आराम या सुविधा जैसे शब्द ही लुप्त हो गए हैं। भेड़ बकरियों की तरह सवारियां ठूसी जाती हैं और फिर अगर अपनी बस रास्ते में टे बोल जाए तो बस फिर भगवान ही मालिक है। उस समय तो यही लग रहा था कि बस पैर रखने भर की जगह मिल जाए। सड़क पर तपस्या करते करते 1.5 घंटा हो चला था। जैसे ही दूर से कोई बस आती दिखाई देती कि सब लोग आशान्वित होकर खड़े हो जाते। कुछ बसें तो दंदनाती हुई निकल गई। एक दो रुकी भी तो उनमें केवल फुर्तीली सवारियां ही चढ़ पाई। मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा था कि अम्मा को संभालो या सामान को। वो तो कंडक्टर ने तरस खाकर थोड़ी मदद कर दी, नहीं तो सारी रात उस बीमार बस में ही गुजार देनी पड़ती। वो दया निधान हमें चढ़ाकर चलता बना। उसका कर्तव्य वहीं समाप्त हो गया था। अब बैठने की समस्या मुझे ही हल करनी थी। जिधर भी नजर डालती सिर ही सिर नजर आ रहे थे, ऊपर से गर्मी की मार। मुझे अपना सोच नहीं था। जिंदगी में इतने धक्के खाए हैं कि बस का सफर उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे अम्मा की चिंता हो रही थी। वे कितनी देर इस तरह खड़ी रह पाएंगी। अम्मा इत्ते आ जाओ। मैंने आवाज की तरफ मुड़कर देखा। एक प्रौढ़ सज्जन अम्मा के लिए जगह बना रहे थे। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने शिष्टाचार निभाया। काय की परेशानी बिन्नू? जैसे तुम्हारी अम्मा ऐसे हमारी समझ लो। फिर हमें कौन सा ज्यादा बैठना है? घड़ी खंड में हम स्टेशन आओ जाते। मालवा की धरती पर अपनी बोली सुनकर अच्छा लगा, जैसे एकदम अपनों के बीच खड़ी हूँ। लोग सच कहते हैं अपनी भाषा का बड़ा सहारा होता है। मैंने अम्मा को देखा। सहमी सिकुड़ी सी गठरी बनी वो सीट पर विराज गई थी। सच, इस समय कोई उन्हें देखे तो क्या विश्वास कर सकेगा कि ये वही अम्मा है जो अगर बोलने पर आ जाए तो सामने वाले की सातों पीढ़ियां तार कर रख दे, जिनके खौफ से कोई बगीचे की सेम तक नहीं तोड़ सकता। उनकी 31 साल की अनब्याही बिटिया पर जोर डालना तो बहुत दूर की बात है। अम्मा की एक खास तकनीक है। परिचितों के बीच तो वे शेरनी से दहाड़ती रहती हैं, पर अजनबी माहौल देखते ही वो ऐसे निरीह और असहाय बन जाएंगी कि सारी सहानुभूति बटोर लेंगी। बिन्नू तुम आ जाओ, उते काहे खड़ी हो? अम्मा के मानस पुत्र ने मुझे आवाज दी। भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए मैं जब वहां तक पहुंची तब तक उन्होंने कनस्तर पर चादर बिछाकर मेरी आसन व्यवस्था कर दी थी। कृतज्ञता के बोझ से दब सी गई मैं। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है? फिर मैंने तो अपनों से ही इतनी उपेक्षा झेली है कि जरा सा स्नेह, जरा सा अपनापन भी मन को तरल कर देता है। उन्होंने अब चुनौती और बटुआ निकाल लिया था और वे अम्मा के लिए फरमाइशी मसाला तैयार कर रहे थे। बाई हथेली पर रखे चैतन्य चूर्ण को दाहिने हाथ के अंगूठे से मसलते हुए उन्होंने पूछा, अपनी बिटिया है? अम्मा ने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। अब शादी ना भई का? इस बार अम्मा ने जवाब नहीं दिया। वे मुझे घूरते रहे। शायद मेरे शरीर पर किन्हीं सौभाग्य चिन्हों को खोज रहे हो या उन्हें उन कारणों की तलाश हो जिन कारणों से मेरा विवाह अब तक न हो सका था। बस जय अकेली बिटिया है कि? अब मैंने ध्यान बरबस अन्य मुसाफिरों की ओर केंद्रित किया। सबकी उम्र का, जाति का, पेशे का, हैसियत का अनुमान लगाती रही, पर यह सर्वेक्षण बहुत जल्दी समाप्त हो गया क्योंकि जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। फिर मैंने बस की ताल पर कोई गीत फिट करना चाहा, पर बात नहीं बनी। इस मामले में रेलगाड़ी बढ़िया रहती है। पहियों के संगीत पर कोई भी धुन छेड़िए, समा बन जाता है। बचपन में गाते थे जबलपुर के 6-6 पैसे, चल मेरी गाड़ी चल कलकत्ते, और अब इसी ताल पर चल 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 मेरे साथी या आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए भी मजे से फिट हो जाता है। इधर अम्मा आंसू पोंछ चुकी थी और करुण शब्दों में अपनी व्यथा कथा सुनाने को तैयार बैठी थी। मैंने किसी पहुंचे हुए योगी की तरह अपनी श्रवणेंद्रियों को बंद कर लिया। जब से वो हादसा हुआ है अम्मा अम्मा नहीं रह गई हैं। पता नहीं कितनी बार मुझे सुनना पड़ा है कि राजू की जगह मैं ही मर जाती तो क्या नुकसान हो जाता। अम्मा को कौन समझाए कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। नहीं तो क्या इतनी कड़वी बात सुनकर भी कोई जिंदा रहना चाहेगा? मृत्यु तो उस दिन मेरे द्वार पर भी आई थी,
पर दस्तक देकर चली गई और मैं रह गई जीवन भर मरणांतक पीड़ा झेलने के लिए। अम्मा मेरे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं कर पाई कि इकलौते भाई को मौत के मुंह में ढकेलकर मैं बेदाग बच गई थी। मैंने उनसे बहू बेटे का, पोते पोती का सुख छीना था और बेटी के सहारे पलने के लिए बाध्य किया था। अम्मा जब यही अपना अभियोग दोहराने लगती है तो कई बार कहने की इच्छा होती है कि पेट जाई बेटी हूँ, इसलिए तुम्हारा सब कहा सुन रही हूँ। बहू होती तो इस गोलाबारी के सामने 4 दिन में नहीं टिकती तुम्हारे पास, चौथे ही दिन अलग गृहस्थी बसा लेती। कभी कभी लगता है सचमुच ही मेरी नियत में खोट रहा होगा, नहीं तो ये कैसे संभव है कि साइकिल की सीट पर बैठा हुआ वो 14-15 साल का दूध मुहा बच्चा तो ट्रक के नीचे आकर चिथड़ा हो गया और कैरियर पर बैठी हुई मैं फुटबॉल से छिटक कर दूर जा गिरी। मुझे खरोच तक नहीं आई। बस बैरागढ़ पर रुकी तब भान हुआ कि भोपाल आने ही वाला है। वक्त कितनी तेजी से बदलता जा रहा है। मेरे देखते देखते भोपाल का चुंगी नाका बैरागढ़ तक आ गया है, पर मेरे जीवन की बैलगाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी है। बस के स्टैंड पर लगते ही मैं बदहवासी टिकट स्टैंड की तरफ दौड़ गई। वहां पता चला कि अब 9 बजे से पहले सागर की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है। अम्मा को सामान के पास बिठाकर मैं टिकट खिड़की की वहां लाइन में खड़ी हो गई। मैंने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि पूरी रात बस स्टैंड पर गुजारना निरापद है या आधी रात सागर पहुंचना। अम्मा का साथ था, जो साथ कम परेशानी ज्यादा था। ऐसे नाजुक समय में वे चुप भी रह जाती तो गनीमत थी, पर वे तो जिस तिस के सामने अपना रोना रोए जा रही थी। ऐसे में किसी की नीयत खराब न होनी हो तो हो जाए। सुनिए, मेरे साथ टिकट खरीदने वाली महिला ने धीरे से कहा, आपको अगर ऐतराज ना हो तो मेरे साथ गैरतगंज उतर जाइए, सुबह हम बस में चढ़ा देंगे। उनकी सदाशयता से अभिभूत होते हुए मैंने कहा, सुबह सीट न मिली तो उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे घर में पुलिस में है, इंतजाम हो जाएगा। पुलिस का नाम सुना और मन कैसा तो हो आया। बाल बच्चों वाली भद्र महिला का अविश्वास करना भी अच्छा न लगा। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैंने आंटी जी से कहा, पर अम्मा ने दिन भर से मुंह में पानी भी नहीं डाला। देर सबेर जो भी हो, घर पहुंचकर ही राहत मिलेगी। पर मेरी वो सखी अपना कृपा भाव मुझ पर अंत तक बनाए रही। उतरते समय भी शायद उसने कुछ निर्देश दे दिए थे, क्योंकि सागर पहुंचते ही कंडक्टर ने पास आकर कहा था, बहन जी बता दीजिए, आपके लिए आप जहाँ कहेंगी वहाँ गाड़ी रोक दूंगा। नहीं, हम रास्ते में नहीं उतरेंगे, कोई सवारी मिलने में दिक्कत होगी, मैंने कहा। स्टैंड पर पहुंचकर कंडक्टर ने खुद सामान उतरवाया, अम्मा को भी सहारा देकर उतरवाया। फिर ड्राइवर ने एक साइकिल रिक्शा बुलवाया और मुझसे ठिकाना पूछकर किराया तय किया और फिर गब्बर सिंह स्टाइल में आदेश दिया, चल सामान चढ़ा, ठीक घर तक छोड़कर आइयो, 1 पाई भी ज्यादा ली तो याद रखना। समस्त ड्राइवर जाति के प्रति मन में जो पूर्वाग्रह था, रिक्शा पर बैठते हुए सब धुल गया। उसी रव में मैंने कहा, बेचारा अच्छा आदमी था, तो चली जाती उनके संगे। अम्मा एकदम अपने रंग पर आ गई। मैं कानों तक लाल हो आई। रिक्शे वाले ने सुना होगा तो क्या सोचता होगा? क्या किसी पुरुष की तारीफ करना भी अपराध है? या मन ही मन शायद किसी संभावित परिणाम से डरती हैं। मन तो हुआ कि उनकी भाषा में जवाब दे दूं, कह दूं, मैं तो आज चली जाऊं, बहुत है ले जाने वाले, पर तुम मरो तो पहले। उतरते वैशाख की रात थी वो, शायद अष्टमी का चांद रहा होगा। तालाब के किनारे चलते चलते ठंडी बयार अचानक गुदगुदा जाती, पर शरीर और मन इस कदर टूट गया था कि वो खुशनुमा माहौल भी पुलकित न कर सका। फिर ये भी एहसास था कि यह हवा, ये चांदनी, ये ताजगी बस थोड़ी देर का एहसास था। फिर तो चाचा की उमस भरी कोठरी में ही बैठना है। पिछले कई सालों से बस इन्हीं दिनों यहाँ आना हो पाता है, इसलिए चाचा का घर और उमस दोनों पर्यायवाची बन गए हैं। दूसरे मौसम की कल्पना मैं कर ही नहीं सकती। कौन? दरवाजे पर दस्तक देते ही भीतर से चाचा की खरखराती आवाज सुनाई पड़ी। यही आवाज कई बार उनमें बाबूजी का बोध करा देती है, बाकी सब तो। कौन है? इस बार आवाज कुछ खींची सी थी। मैं हूँ चाचा, रज्जो, रजनी। आ गई महारानी चौथ वसूलने। चाची की बुदबुदाहट साफ सुनाई दे गई। मैंने अम्मा की ओर देखा। वे निर्लिप्त भाव से सामान सहेजने में लगी थी। मुझे लगा वे इस स्वागत की अभ्यस्त हो गई हैं। आश्चर्य तो यह है कि मैं ही इसे क्यों नहीं सहज रूप में स्वीकार कर पाती। दरवाजा खुलते ही चाचा ने लपक कर अम्मा के पांव छुए और सामान उठा लिया। चाची ने भी औपचारिकता निभाई और रसोई में चली गई।
अंदर बर्तनों की उठापटक कुछ ऐसे सुरताल में शुरू हुई कि भूख प्यास सब जाती रही। दुल्हन से कह दो हम खाली चाय पिए हैं, अम्मा ने फरमान जारी किया। मेरी तो चाय पीने की इच्छा नहीं थी, पर अम्मा का ख्याल करके चुप रह जाना पड़ा। उन्होंने दिन भर से मुंह में कुछ डाला नहीं था और फिर शुरू हुआ दूसरे दिन से मेरा अपने घर में अज्ञातवास। अम्मा तो सुबह से ही चाचा को लेकर निकल जाती, कभी खेत, कभी खलिहान, कभी बटाईदार के यहाँ तो कभी लाला के यहाँ। एक चक्कर मंडी का भी नियम से लगता। दोपहर को खा पी कर थोड़ा सुस्ता लेती, फिर शाम को पड़ोस में कुशल क्षेम पूछने चली जाती। घर में रह जाते चाची और बच्चे। चाची और अम्मा में शुरू से ही नहीं पटी, इसलिए वे मुझसे भी कटी रहती आई और बच्चे भी, पर बच्चे खूब हिले हुए थे मुझसे। साल भर बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार करते। जितने भी दिन यहाँ रहती, बड़ी जिज्जी के साथ सोने के लिए, खाने के लिए लड़ाई मची रहती उनमें। अम्मा से छिपाकर मैं ढेर सारी मिठाई और खिलौने ले आती थी। उन्हें पाकर बच्चों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते थे और मुझे खर्च हो जाने का मलाल न रहता था। पर इधर 1-2 वर्षों से देख रही हूँ कि अब इन लोगों में वो ललक ही नहीं रही। कृष्ण तो अब भी मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, पर पप्पू और मुन्नू का व्यवहार पहले का सा नहीं रहा। वे दोनों अकारण गंभीर बने मुझे और अम्मा को घूरते रहते हैं। ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग डाकू हैं और उन्हें लूटने आए हैं। ये समझदारी उन्हें किसने सिखाई है मैं जानती हूँ, क्योंकि चाची भी खाना परोसेंगी तो यही भाव रहता है जैसे अपने बच्चों के मुंह का कौर हमें खिला रही हूँ। मानो कितनी हंसमुख लड़की थी, जिज्जी जिज्जी कह के गले में झूल जाया करती थी। पिछले दिनों उसमें भी बदलाव आया है, ज्यादा समझदार, ज्यादा दुनियादार हो गई है। चेहरे पर एक शहीदाना भाव लिए दिन भर माँ के साथ साई की तरह लगी रहती है, जैसे वही एक है जो माँ का दर्द समझ सकती है। यहाँ आते हुए मैं 3-4 पत्रिकाएं लेती आई थी। सोचा था हमेशा की तरह झपट्टा मारकर उठा लेगी, पर उसने छुआ भी नहीं। एक उचटती सी निगाह उन पर डालते हुए बोली, ये फिल्मी किताबें हमने पढ़नी छोड़ दी है, बेकार है, गृहस्थी में थोड़ी ये काम आएगी। उसके बुजुर्गाना अंदाज, मुझे हंसी आ गई थी। अरे वाह, तू तो अभी से गृहस्थी की बातें सोचने लगी। तो न सोचे, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं चुप हो गई थी, मानो सचमुच बड़ी हो गई है। बाद में किश्नू ने बताया कि जिज्जी की सगाई हो गई है, दिवाली बाद लगन धरी जाएगी। सुनकर मन में एक टीस उठी, पूरे 12 साल छोटी है वो मुझसे। शाम को मैं माथुर साहब के यहाँ चले गई, जो सामने ही रहते हैं। ऐसे मैं आजकल किसी के भी यहाँ जाने से कतराने लगी हूँ। लोग बाग सामने ही पूछ लेते हैं कि शादी कब कर रही हो। सबने शायद सोच लिया है कि मैं उम्र के उस मोड़ पर आ गई हूँ जहाँ ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, यानी कि छुई मुई वाली वयस अब नहीं रही, अब तो शादी करनी ही होगी। माथुर भाभी ने ही देखते ही सवाल दाग दिया, मिठाई कब खिला रही हो रज्जो? हम तो इंतजार करके थक गए। मैंने भी निसंकोच होकर जवाब दे दिया, भाभी मिठाई की ऐसी जलती है तो किसी को सामने तो खड़ा करो। पहले क्या बिजली के खंबे से फेरे पड़ लूं? भाभी एकदम गंभीर हो गई, बोली, यही तो मुश्किल है रज्जो। कैसे? सामने कोई खड़ा कर तो किसे? काकी को तो कोई पसंद ही नहीं आता। 3-4 लड़के तो हम ही ने दिखा दिए, पर हर बार कोई न कोई नुक्स निकाल देती हैं। अब बताओ, अपना सोचा सा सब कहीं मिलता है? ठीक तो कह रही थी भाभी। और फिर मन लायक सब मिल भी जाए तो देने के लिए क्या है अपने पास? पिछले साल मिस्र काका एक अच्छा सा रिश्ता लाए थे। अम्मा उसमें कोई दोष नहीं निकाल पाई थी। उन लोगों की मांग जरा ज्यादा थी। अम्मा ने छूटते ही कहा था, सब कुछ फूंक दे तो हम क्या करेंगे? यह सुनकर कक्का स्तब्ध रह गए थे। फिर भी उन्होंने शांति से समझाया था कि खाने की चिंता मत करो, की चिंता व्यर्थ है। आज के युग में बेटी और बेटे में फर्क नहीं रह गया है। पर अम्मा का पुराणपंथी मन उनकी दलील स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फिर उन्हें दमा से उपेक्षा या अवमानना का भी डर था। वे सब बातें पहले से साफ कर लेना चाहती थीं। 2 घंटे की बहस के बाद कक्का का भी धीरज टूट गया था। खींच कर बोले थे, भौजी आजकल पेट जाए लड़कों का तो भरोसा नहीं रहा। तुम जवाई की बात करती हो तो रहन दे। अम्मा ने मुंह बिचका दिया था। वो अध्याय वहीं समाप्त हो गया था। इस साल शायद कहीं कोई पहल नहीं दिखी। लोग बाग रिश्ता लाने में डरते हैं। ठाकुर अजय पाल सिंह अपने किसी दोस्त का प्रस्ताव लेकर आए थे, पर दुहाजू का नाम सुनते ही अम्मा जैसे काटने को दौड़ पड़ी थी।
ऐसे मत जानियो ठाकुर कि मोड़ी का बाप ने तो कहीं भी पटक दूंगी, उन्होंने ठसक के साथ कहा था और ठाकुर अपना सा मुंह लेकर चले गए थे। मैं भीतर ओसारे में बैठकर सारा वार्तालाप सुन रही थी। मन तो हुआ कि दौड़कर उनका रास्ता रोक लूं और कहूं कि भाई साहब आप अम्मा की बातों पर मत जाइए, मुझे रिश्ता मंजूर है। पर अपने गांव मोहल्ले में ऐसी बेशर्मी करने की हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ से बहुत दूर जहाँ बाबूजी को कोई नहीं जानता, मैंने बस एक बार दुस्साहस किया था। अपने साथ काम करने वाले बिरजू मास्टर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उस प्रस्ताव के मूल में प्रणय का व्यवहार ही अधिक था। उन्हें बीवी की तलाश नहीं थी, बीवियां तो बहुत मिल रही थी, पर अपनी बेटियों के लिए मुझ जैसी सुसंस्कृत और शालीन माँ की आवश्यकता थी उन्हें। बेचारे ने बहुत नम्रता से माँ के दरबार में अपनी अर्जी पेश की थी, पर अम्मा ने उनके दोनों कुलों का तर्पण कर दिया था। बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। एक दिन चुपचाप ही गांव से खिसक लिए, बाद में वहां से तबादला भी करवा लिया। बाद में एक दिन उनकी शादी की भी खबर मिल गई थी। मुनासिब दान दहेज के साथ कोई सुकन्या उनके घर पहुंच गई थी। हिंदुस्तान में लड़कियों की कहीं कोई कमी थोड़ी है। मुझे लेकिन बहुत दिन तक उनकी गुड़िया सी बेटियों के सपने आते रहे और मेरे अंतस में बैठी माँ अपना संचित दुलार उन पर लुटाती रही। मेरे इन सपनों की गंध भी अम्मा पा जाती तो गजब हो जाता। अम्मा तो इसी बात पर हैरान थी कि शादी की ऐसी क्या उतावली थी मुझे कि जात कुजात भी नहीं देख रही थी मैं। यथावकाश एक दिन अम्मा को मानो की सगाई का पता चल ही गया। मोहल्ले वाले आखिर होते किस लिए हैं। उस रात अम्मा ने चाचा को खूब लताड़ा। हम ऐसे पराए थे कि खबर तक नहीं दे गई। अम्मा देर तक गरजती रही। चाचा चुपचाप सिर नीचा किए सुनते रहे। आखिर चाची ही पति की ढाल बनकर खड़ी हो गई। बोली, कल को तुम्हें कहने लगती कि बड़ी तो अब हम बैठी है, छोटी की कैसे ही। अब हम मोड़ी को कब तक बिठाए रखे, हमें कौन उनकी कमाई खानी है। बात लगने वाली थी और इसी उद्देश्य से कही भी गई थी। इसके बाद युद्ध का बिगुल बजना लाजमी था। दोनों देवरानी जेठानी अपने अस्त्र शस्त्र भांज कर मैदान में उतर आईं। वैसे यह भी एक नियम सा बन गया है। हमारी सागर यात्रा का समापन इसी तरह से होता था। मुश्किल से 8-10 दिन ही शांति से कट पाते थे। फिर एक दिन चिंगारी पड़ जाती, जमकर लड़ाई होती और लड़ाई के तुरंत बाद अम्मा अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देती। इस बीच वो अपना सारा काम निपटा चुकी होती हैं। खलिहान में रखा अनाज मंडी में पहुंच जाता है और उगाही का पैसा लाला की तिजोरी में, और अम्मा के ये पैसा मेरी शादी के लिए जमा हो रहा है। सोचती हूँ पता नहीं कब कितना रुपया इकट्ठा होगा कि अम्मा मेरी शादी के लिए मनपसंद दामाद खरीद सके। तब तक इस उम्र का क्या करूँ, वो तो दिन दिन बढ़ती जा रही है, फिसलती जा रही है। लाला के साथ अम्मा की कोई लिखा पढ़ी नहीं है, इसलिए डर लगता है कि कहीं अम्मा को कुछ हो गया तो लाला सारी रकम डकार जाएगा। चाची कहती है, बिन्नू ऐसी भोली नहीं है तुम्हारी अम्मा, भूत बनकर लाला का गला पकड़ लेंगी, पाई पाई उगलवा लेंगी। बस पर छोड़ने के लिए चाचा के साथ किश्नू और पप्पू भी आए थे। किश्नू के मन में बड़ी जिज्जी ताई से ज्यादा आइसक्रीम का आकर्षण था, जो स्वाभाविक था, पर पप्पू को बतौर जासूस भेजा गया था। खबर लगते ही मिस्र कक्का लच्छू पटेल पहुंच गए थे। अम्मा उन सबके सामने चाचा को डांट रही थी, चिट्ठी डाल दइयो तो हम आ जाई हैं, कुछ बन गया सो मदद कर दई हैं, फिर आगे तुहार मर्जी है। चाचा चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। अम्मा को माँ की जगह मानते आए थे। मुझसे चाचा की ये दुर्दशा देखी नहीं गई तो मैंने अगल बगल दृष्टि दौड़ानी शुरू की। बगल वाली सीट पर एक नवपरिणीता ग्राम बाला बैठी थी, जो शायद गौने पर जा रही थी। कितनी बार कल्पना में अपने को इस तरह विदा होते देखा है, अम्मा से लिपट कर जार जार रोते हुए, पर सपना सपना ही रहा और अम्मा किसी कड़वे यथार्थ की तरह हमेशा मेरे साथ रही हैं। कंडक्टर ने सीटी दी तो अम्मा किसी महारानी की तरह अलती पालती मारकर सीट पर बैठ गई। सब लोग पाल आगन कर नीचे उतरते गए। जाते जाते चाचा ने पप्पू की नजर बचाकर 5 का एक मुड़ा तुड़ा नोट मेरी मुट्ठी में ठूस दिया। मन एकदम रोने को हो आया। गाड़ी चली और अम्मा एकदम गठरी बनी सीट पर दुबक गई। सवारियों के टिकट पूछता हुआ कंडक्टर पास से गुजरा तो उसे पुकारते हुए उन्होंने याचना भरे स्वर में कहा, ए भैया, नेक हमारी बोरी देखे रहियो, वो ऊपर चढ़ी है। उनका वो याचना भरा कातर स्वर सुनने में कैसा तो लगता है। पता नहीं अम्मा घर से बाहर पैर रखते ही इतनी असहाय सी क्यों हो जाती है। कल को अगर घर में मैं न रहूं तो शायद वहाँ भी ऐसी ही निरीह निरुपाय बन जाए। एक कप चाय या 2 फुलकों के लिए देवरानी का मुंह जोहती अम्मा मुझे कल्पना में भी अच्छी नहीं लगती।
आसरे के लिए दामाद की देहरी पर खड़ी अम्मा का चित्र तो और भी करुण है। तभी तो घर से बाहर निकलते मेरे कदम हमेशा रुक गए हैं। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।